Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh, and I'm the curator of this series called Superset Sociology. And as you know, we were talking about the emergence of sociology. हम इसमें अभी तक बात कर चुके हैं कुछ कंडीशंस की, जो कि थी आपकी इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। प्लस हमने ये बात करी कि टीबी बॉटमोर के कुछ इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स थे जो उन्होंने लिखे थे सोशियोलॉजी के बारे में, कि सोशियोलॉजी का जो जन्म है वो किस तरीके से होता है। फिर हमने जो बात करी थी लास्ट लेक्चर में, वो थी द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये कुछ जो विचारक थे, जो लोग जिन लोगों ने अपने आइडियाज जोड़े अलग अलग सेक्टर में, और ये बताया कि भाई सोशियोलॉजी एज अ साइंस हम कैसे डेवलप करेंगे, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं, हम ये बात करने वाले हैं कि यूरोप की तो अब हम चर्चा कर चुके हैं कि यूरोप में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और यूरोप में किस तरह से सोशियोलॉजी आया। अब हम एक दूसरे बहुत बड़े रीजन की बात करेंगे जहाँ पे सोशियोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पे भी जो हम मॉडर्न सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, बेसिकली उसका डेवलपमेंट इसी जगह पे हुआ है, जो मॉडर्न सोशियोलॉजी है। आइडियाज़ यहाँ से इमर्ज हुए, पर इसका जो पूरा का पूरा चेंजेस है और जो डेवलपमेंट है मैक्सिमम, वो यहाँ हुआ है, और ये जगह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। और हम यही पढ़ने वाले हैं कि यूएसए में जो इमर्जेंस है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, हमें ये बात जानने की ज़रूरत इसलिए है यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ एक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। सोशियोलॉजी एक दायरे में सीमित नहीं रखी जा सकती। जिस तरह यूएसए में चेंज आया, जब हम इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, जो पेपर 2 रहेगा हमारा बेसिकली, उसमें हम ये देखेंगे कि भारत में किस तरह से सोशियोलॉजी के स्टडी में बदलाव आते हैं। तो हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बेसिकली जो यूरोपियन सोशियोलॉजी है, जो क्लासिकल सोशियोलॉजी कहते हैं हम जैसे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और कुछ रेलेवेंट थिंकर्स पढ़ते हैं हम अमेरिकाज के, और जो हमारा पेपर 2 रहता है, जो कि कम्प्लीटली इंडियन सोशियोलॉजी है, और हमें उसे उसमें सोशियोलॉजी जो है इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे, धीरे धीरे चलता रहेगा ये। अभी हम ये बात करते हैं कि अमेरिकाज में सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ तो हुआ कैसे, क्या क्या चीज़ें वो लोग लेकर आए। ओके, बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल। वीडियोस बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इससे आपकी और मेरी, हम दोनों की मदद होती है। अगर आपने अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं करे हैं तो नोट्स डाउनलोड करिए, और जब आप लेक्चर देख लें तो प्लीज़ अपना मूल्यवान लाइक, जो कि एक्चुअली फ्री है पर मेरे लिए बड़ा मूल्यवान है, तो उसे लाइक या कमेंट अपना ज़रूर मुझे देके जाए एज अ फीडबैक। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। ये आपका इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन यूनाइटेड स्टेट्स है, और आपका जो लेक्चर का नंबर रहेगा 1138, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा इस नंबर से। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं। अब हमने ये देखा कि किस तरीके से सोशियोलॉजी का जो इमरजेंस होता है यूरोप में, उसके पीछे की जो फोर्सेस थी वो क्या थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मॉडर्नाइजेशन जो हुआ समाज में, वो डेथ ऑफ फ्यूडलिज्म एक वो था इशू, इनलाइटनमेंट के आइडियाज, रेनेसा के आइडियाज, ये सब थे। अब ये आइडियाज और ये ट्रैवलर्स जो है धीरे धीरे यहाँ से निकले यूरोप से, और अमेरिका से एक नया कंट्री मिला था, उसकी तरफ बढ़ चले। ये बड़ी नई शहर में गए, यहाँ पे नई समस्याएं क्रिएट हो गई। यहाँ पे ऑलरेडी नेटिव्स रहते थे जो कि अलग थे इनसे। यहाँ पे फिर बाद में स्लेवरी आ गई, जो ये लोग अपने साथ स्लेव्स लेकर आए, वो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। धीरे धीरे अराजकता बढ़ने लग गई, इश्यूज बढ़ने लग गए कि इनको कैसे डील किया जाए इस प्रॉब्लम्स को। तब यहाँ पे इवोल्यूशन होता है सोशियोलॉजी का, फिर से आपको देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से सोशियोलॉजी जैसे इमर्ज हुई यूरोप में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड में, तो ये बहुत ही अलग तरीके से डेवलप होती है यूनाइटेड स्टेट्स में आपकी। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में जो सोशियोलॉजी है, उसमें हम मेजरली जो बात करते हैं, ये लोग वो बात करते हैं इंपेरिकल रिसर्च की। रिसर्च बैक्ड होना चाहिए पहली चीज। सोशल रिफॉर्म्स की, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या समझ रहा हूँ या समझा रहा हूँ, इसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए समाज के ऊपर। समाज में जो बुराइयां हैं उसमें बदलाव हो, समाज की सिचुएशन में सुधार हो। यूरोप में मेजरली फोकस था जानने का कि हम क्या जान सकते हैं इनको, इस सामाजिक तथ्यों को क्या हम समझ सकते हैं यूजिंग साइंस। लेकिन अमेरिकाज में उन तथ्यों को जानने के बाद एक और स्टेज था, जो कि था कि अब इन तथ्यों को हम जोड़ के क्या बना सकते हैं कि जिससे हमारे समाज में एक सुधार हो। ये डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है यूरोपियन और अमेरिकन सोशियोलॉजी का। तीसरा पॉइंट है आपका प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढे इन्होंने इश्यूज के। कैसे इश्यूज थे यहाँ पे? लेबर इश्यूज,
ठीक है, सबसे पहले कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, मैक्सिकन्स का इन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से आपके लेबर्स आ रहे हैं, स्लेव्स आ रहे हैं। फिर आपका रेसिज्म का इशू बहुत बड़ा था यहाँ पे, नेटिव्स के साथ रेसिज्म, फिर आपका नीग्रोस के साथ रेसिज्म, ये रेसिज्म बहुत बड़ा था यहाँ पे। इश्यूज लाइक इकोनॉमिक जो आपका डेवलपमेंट है वो, अमीरी गरीबी जो हो रही थी बहुत ज़्यादा वो, फिर नई नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी अमेरिकाज में वो, एडमिशंस, फिर आपके रिजर्वेशंस फॉर ये आपके बैकवर्ड क्लासेस, जैसे वहाँ पे मेजरली जो मिलता है रिजर्वेशन मिलता है वो ब्लैक्स को मिलता है, फिर आपको नेटिव्स को मिलता है, इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। तो वो वाली चीज़ें उनके बारे में बात चर्चा होना शुरू हुई। तो बहुत सारे स्कूल्स डेवलप होते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल भी हो, फ्रैंकफर्ट स्कूल तो आपका जर्मन हो गया, यानी यूरोपियन हो गया। शिकागो स्कूल का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, हमने देखा। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढते थे अमेरिकन। इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो भाई ड्यूरिंग द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इमिग्रेशन। बहुत रैपिडली यहाँ पे फ्लो होना शुरू होता है लोगों का यूरोप से। लोग सब छोड़ छाड़ के, घर जमीन बेच बेच के, क्योंकि यूरोप वाला जो सिचुएशन है वो तो भाई वैसे ही खराब चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्रियल सिटीज जो है लंदन या मैनचेस्टर जैसी, ये क्राउडेड है, स्लम्स, परेशान है लोग। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें अमेरिकाज में तो लेट्स मूव देयर। और ये बहुत सारी जगहों पे हो रहा था। हम जर्मन्स भी देखते हैं, इटालियंस भी देखते हैं, ग्रीक्स भी देखते हैं, स्पेनिश भी देखते हैं, ये सब लोग चले गए, बहुत सारे लोग चले गए अमेरिकाज की तरफ। It became a cosmopolitan, rapidly expanding and industrial society facing issues such as poverty, crime, racial inequality, and labor unrest. Okay. These conditions encourage development of sociology as a practical discipline. सिर्फ theoretical नहीं था यहाँ पे practical discipline की तरह sociology emerge होता है। Institutional development, जो स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाई के लेवल पे डेवलपमेंट हुआ वो क्या क्या होता है आपका सोशियोलॉजी में यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास, one of the earliest universities to teach sociology. University of Chicago became the leading center of sociological research. The Chicago School, ये मैंने कहा था, एक अलग पर्सपेक्टिव है शिकागो स्कूल का। The Chicago School transformed sociology into field-based discipline by studying cities, migration, crime, urban communities through empirical research. ये एक अलग टाइप का एक आपका सोशियोलॉजी डेवलप करते हैं, शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी है ये, एक अलग थॉट है इसमें। और इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये फील्ड बेस्ड आपका इसको स्टडी बना देते हैं सोशियोलॉजी को, कि आपको समाज में जाके लोगों से बात करनी है, उनकी समस्याएं जाननी है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाना है, ये सब चीज़ें आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से हम इस सोशल इशू का कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इसमें आपके एक थिंकर आते हैं एल्बियन स्मॉल, established the Department of Sociology at the University of Chicago, leading to the emergence of Chicago School of Sociology. Okay, very important point. Albion Small ने ही शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी का की नींव रखी थी। ओके, इसके बाद आपकी अटलांटा यूनिवर्सिटी प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन सोशियोलॉजी, जो ब्लैक सोशियोलॉजी बोलते हैं हम जैसे, उसके लिए अटलांटा यूनिवर्सिटी ने बहुत काम किया। ठीक है, अब मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं हम क्या है। तो एक्सपांशन ऑफ यूरोपियन सोशियोलॉजी, अमेरिकन सोशियोलॉजी में जब डेवलपमेंट होता गया तो उसी के आइडियाज फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग होके अब वापस से आप यूरोप में लगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट बिल्ट अपॉन एंड एक्सपांडेड द आइडियाज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी, अडैप्टिंग देम टू द स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन सोसाइटी। इसमें आपके एक थिंकर है आपके लेस्टर एफ वार्ड, लेस्टर एफ वार्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर सोशियोलॉजी, जो कि आपकी थ्योरेटिकल होता है बेसिकली, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की समाज होता क्या है, काम कैसे करता है वगैरह वगैरह, एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी यूजिंग सोशियोलॉजिकल नॉलेज टू इम्प्रूव सोसाइटी। जो ये नॉलेज मुझे मिला है समाज को ऑब्जर्व करने पे, एक्सपेरिमेंट करने पे समाज के, और मेरे को कुछ तथ्य मिले हैं, अब मैं समाज को सुधारने में इन तथ्यों का कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो लेस्टर एफ वर्ड ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। ठीक है, he believed that sociology should contribute to social planning and reform. सोशियोलॉजी सिर्फ एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं हो जाना चाहिए, लोगों को सिर्फ पता नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है और हम समाज को पढ़ सकते हैं, समाज को प्रिडिक्शन कर सकते हैं साइंस के साथ। इसका कुछ कॉन्क्रीट हमें समाज में चेंज भी दिखना चाहिए कि हम इसकी जो थ्योरी है इसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। मेजर वर्क था इनका डायनामिक सोशियोलॉजी, इनकी किताब थी। इसके बाद आती हैं आपकी जेन एडम्स। जेन एडम्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे भी एक बार फिर कर लेंगे कि कंबाइंड सोशियोलॉजी विद सोशल रिफॉर्म थ्रू कम्युनिटी सर्विस।
समाज सुधार में, कम्युनिटी सर्विस में सोशियोलॉजी किस तरीके से बदलाव, एक रिफॉर्म लेकर आती है, उसके बारे में ये बात करती है। एस्टैब्लिश्ड हल हाउस टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ इमिग्रेंट्स एंड अर्बन पुअर, ये इनका कुछ एक सोशल कंट्रीब्यूशन भी है अमेरिकन सोसाइटी में। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? और डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सोशियोलॉजी कैन बी यूज्ड टू सॉल्व रियल सोशल प्रॉब्लम्स। फिर आती है आपकी मार्गरेट सेंगर। मार्गरेट सेंगर जो है ये अप्लाइड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल आइडियाज टू पॉपुलेशन, पब्लिक हेल्थ एंड वुमेन्स राइट्स, इनमें इन्होंने जो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अप्लाई करने का शुरू कर दिया। एडवोकेटेड बर्थ कंट्रोल एंड वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स। अब मैं जो आपको बोल रहा था ना कि आइडिया जो हम यूज कर सकते हैं सोशियोलॉजी में, वो किस तरीके से कर सकते हैं। वुमेन्स बर्थ रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बात करेंगे। वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या होते हैं? महिला का उसके शरीर के ऊपर अधिकार। एक परिवार एक औरत को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें बच्चा पैदा करना पड़ेगा। बच्चा पैदा करने का अधिकार महिला का खुद का होना चाहिए, क्योंकि वो उसके शरीर का एक हिस्सा है, उसका पर्सनल ओपिनियन एक वो होना चाहिए। तो एबॉर्शन का अधिकार मिलना महिलाओं को, बर्थ कंट्रोल का अधिकार मिलना कि अगर वो माँ नहीं बनना चाहती तो नहीं बनेंगी वो, तो बर्थ कंट्रोल इजीली एक्सेसिबल हो महिलाओं के साथ, उसकी अवेयरनेस हो लोगों में, ये चीजों के बारे में बात करना, ये भी सोशियोलॉजिकल रिफॉर्म्स और चेंजेस में आता है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन, एक्सपांडेड सोशियोलॉजीज एंगेजमेंट विद जेंडर एंड हेल्थ इश्यूज। इसके बाद आते हैं आपके डब्ल्यू.ई.बी. डुबोए। डब्ल्यू.ई.बी. डुबोई, ओके, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू अर्न अ पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। He demonstrated that the issue of race and discrimination are sociological questions requiring scientific investigation. किसी के साथ भेदभाव हो रहा है उसके रंग को देख के, रेसिज्म हो रहा है, वो एक सोशियोलॉजिकल इशू है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अब वो चीजें ये भी हो सकती हैं, जैसे भारत में अगर इसको हम रेसिज्म के फंडे को अगर हम सीधे सीधे भारत में अप्लाई करें, सीधे सीधे, तो जो भारत में जाति का सिस्टम है, जात का सिस्टम है, वर्ण का सिस्टम है, वो रेसिज्म ही है एक तरीके से। वो लोग और हम लोग का जब कॉन्सेप्ट आया था कि वो लोग ऐसे हैं और हम लोग ऐसे हैं, जब वो और हम का सिस्टम अलग अलग हो जाता है, वो रेसिज्म है। ये बात आप याद रखेंगे। हमारे यहाँ ऐसा होता है, उनके वहां वैसा होता है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, उनकी पूजा पद्धति अलग है, हमारे यहाँ खाना बनाने का खाने का तरीका ये है, उनके यहाँ खाना बनाने का खाने का तरीका ये है, हमारे यहाँ शादी इस तरीके से होती है, उनके यहाँ शादी उस तरीके से होती है। दिस इज रेसिज्म। अगर अभी तक आपको पता नहीं था तो लेट मी टेल यू दिस कि ये रेसिज्म होता है। तो रेसिज्म का जो फॉर्मेट है वो हर जगह पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। आपने आज के टाइम पे यूएस में देखा होगा कि इंडियंस के खिलाफ भी रेसिज्म हो रहा है। उस समय इंडियंस तो इतने थे नहीं वहां पे, तो जो नीग्रोस थे, जो स्लेव्स थे, जो कि इनको जिनको अब इक्वालिटी मिल गई थी लगभग लगभग इस समय पे, जो हम बात करें जैसे 1868 1863 में, हम आज भी देखते हैं। अगर आप कोई यूएस सीरीज वगैरह देखते होंगे या आपको न्यूज वगैरह देखते होंगे तो आपको बहुत बार देखने को मिलता होगा कि जैसे हमने एक जॉर्ज फ्लॉइड का भी आपने किस्सा देखा होगा, ब्लैक लाइव्स मैटर का, काफी पुराना हो गया लेकिन तब भी रेलेवेंट तो है ही। तो ब्लैक लाइव्स मैटर का, तो जो गोरे कॉप्स है, जो व्हाइट कॉप्स हैं, उनके ऊपर सीधे सीधे एलिगेशन लगता है ये कि वो आदमी को प्रोफाइल कर लेते हैं उसकी रेस देख के। किसी ने बोला देयर वाज अ ब्लैक मैन टॉल हु स्टोल माय बाइक या कार, तो अगर रास्ते में कोई चल रहा है, वो कहीं पे आस पड़ोस में भी रहता है, तो उससे प्रोफाइल करने लगेंगे, क्या तुम कौन हो, तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ, तुम यहाँ कब से रह रहे हो, क्यों रह रहे हो। दे विल स्टार्ट प्रोफाइलिंग हिम। दिस इज ऑल्सो रेसिज्म। इंडिया में द सेम गोज विथ कि भाई अगर आपको कोई इंसान है जो, मैं अब ऐसे नहीं बोलना चाहता लेकिन क्योंकि ये फैक्ट है और हिस्टोरिकली और एंथ्रोपोलॉजिकली हम इसे बोल सकते हैं, गलत नहीं है ऐसे कहना, इंडिया में अलग अलग रेस के लोग रहते हैं। ककेशियंस भी हैं यहाँ पे, जो नॉर्थ इंडिया में ककेशियंस मिल जाएंगे, साउथ में आपको द्रविडियंस मिल जाएंगे, कुछ आपको जो आदिवासी ट्राइब्स है, जो ट्राइबल्स है, वो आपको मिल जाएंगे निग्रोइड्स, ठीक है, जैसे गोंड हो गए, दे आर निग्रोइड्स। उसके बाद फिर आपको कुछ आदिवासी जो है अरुणाचल और मेघालय वगैरह ये वाले रीजन में रहते हैं, यू विल गेट देम मोंगोलाइड्स। तो ये टाइप के भी एक अलग रेस हो गई। तो हम इन्हें इनके रेशियल फीचर्स से जज करते हैं। आप किसी भी इंसान को, मैंने बहुत सारे लोगों को आप देख के बता सकते हो कि ये कौन सी रेस से है, और आप उससे उन्हें जज करने लगोगे। किसी की नाक बड़ी है, बाल घुंघराले हैं, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि भैया दिस पर्सन इज अ फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी।
ओके, बिकॉज देयर फेशियल फीचर्स, देयर बहुत सारे फीचर्स हैं, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। अब जो लोग पावर में है और जो लोग पावर में नहीं है, बस उसमें इसी खेल का डिफरेंस है रेसिज्म में। जो लोग पावर में है वो रेसिज्म करते हैं उनके खिलाफ जिन लोग पावर में नहीं है। अगर मान लीजिए उल्टा होता, सब काला और गोरे का जो फंडा है व्हाइट, तो अगर उल्टा होता कि अगर ब्लैक को हम रेलिवेंट समझते समाज में और व्हाइट को नहीं समझते, तो क्या व्हाइट्स के खिलाफ वो नहीं हो रहा होता रेसिज्म? वहां भी रेसिज्म हो रहा होता। जो भी चीज आपको अपने से परे लगती है, हम और आप वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, हम और वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहां रेसिज्म होता है। ठीक है, तो W.E.B. Du Bois यही बात कर रहे हैं। Conducted pioneering studies on race inequality discrimination demonstrating the importance of empirical research in understanding social problem। उन्होंने बोला कि ये सब चीजों के बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तभी हम पता लगा पाएंगे कि इसका कितना ग्रेव असर पड़ता है समाज के ऊपर रेसिज्म का। ओके, मेजर वर्क है इनका द फिलाडेल्फिया नीग्रो। टैलकॉट पार्सन्स इसके बाद आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, हम इनके बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे अलग से। इनका फंडा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का। फंक्शनलिज्म वही थ्योरी है जो कि आपके दरखाइम लेकर आते हैं और ये उसी के ऊपर काम करते हैं। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करता है, मूलभूत रूप से ढांचे के तरीके से फंक्शनलिज्म किस तरह काम करता है। Viewed society as an integrated social system maintained through shared values and institutions. Schools, colleges, courts, पुलिस, हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें एक पर्टिकुलर वैल्यू से बंधी हुई हैं जो कि समाज को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जैसे मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो मेरे हाथ का काम है अगर किसी चीज को उठाना, तो ये जो 5 उंगलियां हैं, दीज आर इंस्टीट्यूशन दैट विल हेल्प मी ग्रैब दैट थिंग। तो जो कोई कुछ भी है ना ऑब्जेक्टिव पाने के लिए, तो ये पूरी 5 उंगलियां साथ में काम कर रही है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन भी अपने अपने फंक्शंस को लेके काम करते हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव सोसाइटी एक ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सके। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मान लीजिए इसे आप, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मान लीजिए, फिर आप हेल्दी लिविंग मान लीजिए, जो चाहिए वो मान सकते हैं आप। आपका सोसाइटल गोल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूशन साथ मिलकर काम करते हैं, दे हैव देयर ओन शेयर्ड वैल्यूज और उस हिसाब से काम होता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं टैलकॉट पार्सन्स। इनका मेजर वर्क है द सोशल सिस्टम। C.W. मिल्स, इनके बारे में भी हम यहाँ पे ही एक अगले यूनिट में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, कि ये बात करते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की, कि किस तरीके से आम नजरिया चेंज बदल के हमें एक सोशोलॉजिकल नजरिया अपनाना पड़ता है अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है तो। क्रिटिसाइज द एब्स्ट्रैक्ट थ्योराइजिंग एंड एक्सेसिव एम्पेरिसिज्म। दोनों चीजों को इन्होंने मना किया कि आपको बहुत सारा थ्योरी पे भी नहीं जाना है, कि थ्योरी थ्योरी हम कलेक्ट कर लेते हैं, हम फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं, हमें सिर्फ इस पे भी नहीं जाना, ना ही हमें एम्पेरिसिज्म पे बहुत ज्यादा जाना, कि हम सिर्फ इसी चीज में घुस जाएं कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, ताकि आप जो इंडिविजुअल फैक्ट्स हैं, जो किसी आदमी के मन की इच्छा, मैं अगर बोलूं कि गरीब के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो समाज में उठ बैठ नहीं सकता, इसलिए तकलीफ हो रही है, तो हम इसे एम्पेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। पर एक आदमी आता है या एक तबका आता है, वो बोलता है हमें गरीबी इसलिए पसंद नहीं क्योंकि हमें वो पसंद ही नहीं है, मुझे खराब लगते हैं गरीब लोग, मुझे बात नहीं करनी उनसे, मुझे उन्हें इज्जत नहीं देनी, मेरी मर्जी। तो यहाँ पे तो आप कुछ एम्पेरिकल आइडिया अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? कोई कैलकुलेट करने का तरीका ही नहीं है इसे। तो वो बोलते हैं कि ये ना इधर है ना ये इधर है। अब ये C.W. मिल्स के इसी आइडिया के ऊपर मर्टन लेकर आते हैं मिडिल रेंज थ्योरीज, वो भी हम पढ़ेंगे जब हम मर्टन की बात करेंगे, तो उसमें मिडिल रेंज थ्योरीज आ जाएंगी आपकी, कि हमें एक इधर का भी इंटरेक्टिव और इंटरपर्सनल वाला सिचुएशन भी लेके चलना है, कि भाई लोग अपने आप में क्या सोचते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है पर्सनल, और समाज की अपने आप में क्या वैल्यूज है कि वो क्या काम करना चाहती है, तो हमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। वहां पे वो बात आ जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि C.W. मिल्स बोलते हैं दोनों चीजों को खराब बोलते हैं, ना कि हमें ज्यादा थ्योरी में जाना चाहिए, ना हमें ज्यादा प्रैक्टिकल में जाना चाहिए। Introduce the concept of sociological imagination linking personal experience with broader social structure। आपने जो अपनी जिंदगी जी है, जिस तरीके से आपका जो विचारधारा है, आपकी सोच है, आपकी समझ है, आपका देखने का एक दृष्टिकोण है, उसको आप अप्लाई करेंगे जब किसी भी प्रॉब्लम पे, तब आपका जो नजरिया होगा वो अलग अलग होगा। हर आदमी एक कॉन्सेप्ट को अलग नजरिए से देखेगा। वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, द सिक्स ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, है ना? सिक्स ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट।
बहुत ही फेमस पोएम है ये, अगर आपने बचपन में पढ़ी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होगी तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या है, ऑनलाइन कभी भी पढ़ लीजिएगा, सिक्स ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। तो 6 अंधे लोगों को अगर एक हाथी के पास खड़ा कर दिया जाए और जो अलग-अलग जगह हाथ लगा रहे हैं हाथी को, छू के देख रहे हैं कि क्या है ये, तो सबको एक अलग चीज़ दिखाई देगी। सबको एक अलग पर्सपेक्टिव समझ में आएगा उसका। यही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। हर आदमी का सोचने का, देखने का, समझने का तरीका अलग होता है, दृष्टिकोण अलग होता है। उसी तरीके से वो हर सोशल स्ट्रक्चर को भी अलग नज़रिए से देखता है, ठीक है? तो हमें वही नज़रिया जो है, हमें ये नज़रिए जो कॉमन नज़रिए हैं लोगों के, वो बदल के हमें इसे अलग-अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कला आनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज़। एडवोकेटेड द रिटर्न ऑफ सोशियोलॉजी टू सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिफॉर्म। सोशियोलॉजी को सिर्फ साइंस साइंस की तरफ ढकेलने के बजाय कि हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करके देखते हैं, हमको इसे थोड़ा सा पीछे लेकर आना चाहिए और हमें क्रिटिसाइज भी करना चाहिए समाज की उन तथ्यों को कि जो गलत हो रहे हैं या जो बदलाव आ रहे हैं कुछ गलत हो रहे हैं। हमें ये भी बोलना चाहिए, हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि बदलाव आते रहने चाहिए। सोशियोलॉजी के लिए कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जो गलत है बदलाव। मेजर वर्क्स द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। हैरियट मार्टिनो, इनके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे भी कर लेते हैं। ऑफन रिगार्डेड एज द फर्स्ट वुमेन सोशियोलॉजिस्ट, ट्रांसलेटेड कॉम्ट्स पॉजिटिव फिलॉसफी इनटू इंग्लिश एंड एम्फसाइज्ड द स्टडी ऑफ वुमेन, फैमिली एंड सोशल रिफॉर्म्स। ज्यादा नहीं है जानने के लिए, बस थोड़ी सी बात है यहाँ पे। ओके, मेजर फीचर्स क्या थे अमेरिकन सोशियोलॉजी के, ये देख लेते हैं। देयर वर सम मेजर फीचर्स दैट सेपरेटेड अमेरिकन सोशियोलॉजी फ्रॉम यूरोपियन सोशियोलॉजी। तो पहला था कि ग्रेट एम्फेसिस ऑन एम्पेरिकल रिसर्च। पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड नहीं होना चाहिए सोशियोलॉजी, हमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, हमें एक स्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ेगी, हमें मोड मीडियन ये सब मीन ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें भी हमें करनी पड़ेगी, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पर्टिकुलर रेंज में पर्टिकुलर टाइप के कितने लोग क्या काम कर रहे हैं और इसका समाज पे किस तरीके से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इन परसेंटेजेस सपोज। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे एम्पेरिकल रिसर्च करनी पड़ेगी। फोकस ऑन अर्बन लाइफ, रेस, माइग्रेशन एंड सोशल प्रॉब्लम्स, यही वहाँ की रेलिवेंट प्रॉब्लम्स थी। वहाँ पे कोई फ्यूडलिज्म वगैरह कुछ नहीं था ऐसा, यानी था स्टार्टिंग में स्लेवरी के पहले, लेकिन जब इस समय जब डेवलपमेंट हो रहा था तब कुछ नहीं था ऐसा, आज़ाद हो चुका था पूरी तरीके से अमेरिका। तो ये इश्यूज थे वहाँ पे, अर्बनिज्म बढ़ रहा था तेजी से, रेसिज्म की प्रॉब्लम थी, माइग्रेशन हो रहा था कंटिन्यू यूरोप से, और सोशल प्रॉब्लम्स जिस तरह से क्राइम, सैनिटेशन, ये सारे इश्यूज तो थे ही। स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स एंड पब्लिक पॉलिसी, जो भी हम थ्योरी बना रहे हैं, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, क्या उसका समाज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या हम कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, क्या लोग वो पॉलिसी को बनाने में इंटरेस्टेड होंगे, इस बारे में बात होना चालू हुई यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्कूल्स सच एज शिकागो स्कूल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, टैलकॉट पार्सन्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और आपका एल्बियन स्मॉल का शिकागो स्कूल, ये एक नए टाइप के जो आपके डेवलपमेंटल आइडियाज है, व्यू पॉइंट्स हैं आपके, वो डेवलप होते हैं यहाँ पे। हमें कन्फ्लिक्ट थ्योरी और फंक्शनलिज्म तो देखने को मिल गया था यूरोप में, आपको यहाँ शिकागो स्कूल और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसके बाद फेमिनिस्ट स्कूल भी आएगा, क्रिटिकल स्कूल आता है, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे स्कूल्स आएंगे, हम सारे स्कूल्स पढ़ेंगे, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं हम सारे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो फंक्शनलिज्म आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो कार्ल मार्क्स की थी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अभी इतना नहीं आया होगा, धीरे धीरे आ जाएगा ये भी। शिकागो स्कूल भी यहाँ पे ज्यादा हमें और कन्वे करने की जरूरत नहीं है, जब रेस वगैरह की बात होगी तभी हम शिकागो स्कूल को लेकर आएंगे बार बार। तो शिकागो स्कूल भी लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो रेस वगैरह की बात करती है और अप्लाई करने की बात करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं सोशियोलॉजी में उसे अप्लाई करिए, ये शिकागो स्कूल कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर थिंकर्स हैं आपके, ये वही हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, यहाँ पे बस एक चार्ट फॉर्म में है और इनकी किताबों का नाम लिखा हुआ है, जो ऊपर भी लिखा हुआ था बेसिकली, पर यहाँ पे भी दिया हुआ है, या आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यूरोपियन सोशियोलॉजी जो थी, इट आस्क्ड व्हाई डिड मॉडर्न सोसाइटी इमर्ज, एक नई सोसाइटी जो मॉडर्न है उसका इमर्जेंस क्यों होता है, ये यूरोप पूछता है। अमेरिकन सोशियोलॉजी क्या पूछती है, अगर हम शॉर्ट में बोले तो, हाउ कैन सोशियोलॉजी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जो समस्याएं हो रही हैं इस केओस की वजह से, मॉडर्न सोसाइटी की मॉडर्न लाइफ की वजह से, उसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं यूजिंग सोशियोलॉजी। बस यही डिफरेंस है दोनों स्कूल्स में, दोनों थॉट्स में। Alright guys, so with this lecture is done and I would like to ask you again for a subscription। अगर आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, बुरा लगा है तो बिल्कुल अपने मर्जी से डिसलाइक करिए, और
मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैं किस तरह आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी दे चुका हूँ, अगर आपने डाउनलोड नहीं करे हैं तो प्लीज़ डाउनलोड करिए, आपको उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा आंसर लिखने में। ऑलराइट गाइस, सो विद दिस आई टेक योर लीव। जो बिफोर दैट मैं बस इतना बता देता हूँ, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा वो ये वाले टॉपिक का लास्ट लेक्चर है, वो रहेगा हमारा कि सोशियोलॉजी जो है, समाज जो आपका समाज का फंडा है पूरा, सामाजिक फंडा, ठीक है, जो समाज शास्त्र है आपका, इसका डेवलपमेंट जो है ये यूरोप में होता है, चलिए समझ में आता है। अमेरिका में भी इसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी जाती है, ठीक है। पर भारत जो इतना महान देश है, हम कहते हैं भारत हमारा महान है, जहाँ इतने सारे भांति भांति के जातियां हैं, लोग हैं, फिर आपकी धर्म है, फिलॉसफीज है इतनी सारी। और मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ इंडिया को, मैं ना टॉन्ट मार रहा हूँ। इतनी सारी चीजें हैं हमारे भारत में, अच्छी चीजें हैं, ठीक है। इतनी सारी हमने फिलोसफीज बनाई, हमारे यहाँ इतने महान महान महापुरुष पैदा हुए, बुद्ध आपके, फिर जैन, फिर इतने सारे ऋषि मुनि जो हैं हमारे, ठीक है। फिर आपके सूफिज्म में अगर देखेंगे तो मौलवी मुल्ला जो है, ये लोग इतने सारे आए यहाँ पे, अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे वो जील कहाँ थी कि हम कुछ समाज के लिए, हम समाज के लिए क्यों नहीं सोचते, हम ऐसा कोई साइंस क्यों डेवलप नहीं कर पाते। यहाँ पे वो साइंस क्यों डेवलप नहीं हुआ, ये बाकी जगहों पे हुआ, यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पे कब हुआ, जब हम वहां से हमने आइडियाज को चुराया, चुराया नहीं बोलूंगा मैं, हमने जब वहां से आइडियाज को रेंट पे लिया, ये मान लीजिए रेंट पे लिया आइडियाज को, हमने यहाँ पे कोशिश करी कि हम क्यों भारतीय कंटेक्स्ट में लगा के तो देखें कि क्या भारतीय कंटेक्स्ट में वहां के आइडियाज एज इट इज लग जाते हैं। और मानिए मेरी बात कि भारतीय कंटेक्स्ट में वहां के आइडियाज एज इट इज नहीं लग पाए। यहाँ पे जो आइडियाज है उसमें बहुत चेंजेस आए, तब जाके आइडियाज यहाँ पे अप्लाई कर पाए हम। कन्फ्लिक्ट थ्योरी हो भले ही AR देसाई की आपके, या फिर आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बात करें आप MN श्रीनिवास का, बहुत सारे चेंजेस आए यहाँ पे थ्योरी में, और वो चीजों के बारे में समझना पड़ा धीरे धीरे करके। इसलिए भारतीय इंडियन फिलोसफी जो, इंडियन सोशियोलॉजी जो है, वो बहुत धीरे धीरे डेवलप हुई, स्पेसिफिकली एंड मोस्टली आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसके पहले इतना कोई तथ्य था ही नहीं यहाँ पे सोशियोलॉजी का, ना ही कोई चाहता था समाज को समझने के लिए कुछ कुछ किया जाए। जैसा कि वहां पे इतने बदलाव है, उतने बदलाव हमने कभी नहीं देखे भारत में। तो हम ये वाली सारी बातें करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है जी। तो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर, एंड ऐसे ही हमारा साथ बना रहे, आप मेरे साथ आगे तक चले। विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय।